हेलो। नमस्ते सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने वेक्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में अपन बलागुण के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना है। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इसके बेस पर अपन बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना है, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले आता है बलागुण, कि बलागुण एक्चुअल में क्या है, टोरक्यू, जिसे अपन इंग्लिश में टोरक्यू कहेंगे। यहाँ पर एक अच्छा टॉपिक है हमारे पास में, बलागुण के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास में है टोरक्यू, बल आघूर्ण, ठीक है ना। बल आघूर्ण, बल के घूर्णन प्रभाव को दिया गया साइंटिफिक नाम। सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु है किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष यानी कि घूर्णन गति में, मान लेते हैं कोई एक बॉडीज है, ठीक है ना, ये हमारे पास में ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। कोई वस्तु घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है, तो उस कण पर कार्यरत बल का आघूर्ण, उस कण पर कार्यरत बल का आघूर्ण, उस कण पर कार्यरत बल का आघूर्ण ही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। एक बार फिर से सुने कि बल के घूर्णन प्रभाव, बल के घूर्णन प्रभाव को, बल के घूर्णन प्रभाव को, बल के घूर्णन प्रभाव को दिया गया साइंटिफिक नाम, दिया गया साइंटिफिक नाम क्या कहलाता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है ना। एक तो ये डेफिनेशन है। सेकंड वाली है कि घूर्णन गति में हमारे पास में है, घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी कण पर कार्यरत, किसी कण पर कार्यरत बल आघूर्ण, यानी कि किसी कण पर बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण, किसी कण पर कार्यरत बल का आघूर्ण ही, बल का आघूर्ण ही बल आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। इसे टॉय, यानी कि इसे टॉय से व्यक्त किया जाता है, इसे टॉय से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, इसे टॉय से व्यक्त करते हैं। इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टॉय से रिप्रेजेंट करते हैं। और टॉयज का एक फॉर्मूला हमारे पास में डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं, बल गुणा बल की घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, यानी कि जैसे लंबवत डिस्टेंस हो गई, यानी कि इस पर लगने वाला कोई सही फोर्स हो सकता है, जैसे हमारे पास इस पर फोर्स लगने वाला हो गया F, ये इसकी घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी। तो टो इक्वल टू कितना हो जाएगा, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, और ये आ जाएगा हमारे पास में एन कैप। एन कैप क्या है हमारे पास में, एज ए डायरेक्शंस, यानी कि बल आघूर्ण को अपन एक फॉर्मूला और इसको लिख सकते हैं, बल गुणा घूर्णन अक्ष के, घूर्णन अक्ष के, घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, है ना। तो जिसका फॉर्मूला हमारे पास में टॉय बराबर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर क्रॉस हो जाएगा हमारे पास में आर वेक्टर। क्लियर। इसके बाद में देखो, इसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट अपन करने वाले हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, टॉय बराबर आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर लिख सकता हूँ। अब टॉय बराबर आर वेक्टर, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में आर एफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा एन कैप। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास में जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर मिलेगी, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारे पास में क्वांटिटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हमारे पास में वेक्टर मिलने वाली है। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद में देखो नेक्स्ट बात लिखो, इसको जल्दी से लिखें, जल्दी जल्दी लिखें। बल के घूर्णन प्रभाव को दिया गया साइंटिफिक नाम ही क्या कहलाता है, तुम्हारे पास में बल आघूर्ण कहलाता है। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है भाई, है ना, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, इसलिए ध्यान से सुनना इसको, है ना, ठीक है ना। बल के घूर्णन प्रभाव को, बल का घूर्णन, यानी कि बल का घूर्णन प्रभाव को ही अपन क्या कह रहे हैं, बल के घूर्णन प्रभाव को ही एज ए बलाघूर्ण कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में एक एज ए कोई एक बॉडीज है, ठीक है ना,
ये हमारे पास में एज ए बाई एक्सिस मान लिया, इसको आपने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको बाई मान लिया, इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं कोई से पॉइंट, मैंने इसको मान लिया P। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको आपने बोल दिया F, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास में r वेक्टर हो गई, और ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, यदि एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। थीटा जिसके साथ है बनता है वो क्या कहलाएगा, एफ कोस थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर इधर है तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, एफ साइन थीटा कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच में एज क्या हो जाएगा, लंब। अब यहाँ पर आर वेक्टर है तो आर वेक्टर, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, थीटा ही होगा, ठीक है ना। ये भी हमारे पास में थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास में एफ साइन थीटा। और ये हो गया तुम्हारे पास में एफ वेक्टर यानी कि बल और घूर्णन अक्ष के, बल तथा घूर्णन अक्ष के मध्य की लंबवत दूरी क्या कहलाती है तुम्हारे पास में, बलाघूर्ण कहलाती है। तो r1 बराबर, यानी कि ये डिस्टेंस मैं निकालना चाहता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, r कोस थीटा, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, r साइन थीटा, ठीक है ना। जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, r1 बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दो हमारे पास में, और जो एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ अप्लाई होगा एफ साइन थीटा, ठीक है ना। और एक क्रॉस रहेगा, क्रॉस का मतलब होता है बाहर की तरफ, डॉट का मतलब होता है हमारे पास में अंदर की तरफ। तो टॉय एफ ऑफ ओ, यानी कि ओ के रेस्पेक्ट में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, आर वेक्टर इनटू क्या लिख दूंगा मैं, एफ वेक्टर, ठीक है ना। और यानी कि टॉय एफ ओ इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, एन कैप। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में जस्ट अभी पड़ा है टॉय बराबर क्या लिख रहा हूँ, बल तथा घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, ठीक है ना। घूर्णन बल की घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी। मान लीजिए कि ये हमारे पास में ओ है, एक पॉइंट है P है, F की तरफ भी डायरेक्शन ये है, और R की भी डायरेक्शन हमारे पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबवत दूरी भी है। तो थीटा इजिकल तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0, ठीक है। इसके केसेस अपन डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसके दो केसेस बनेंगे हमारे पास में। मान लीजिए पहला केस है केस फर्स्ट, इफ केस फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करवा रहे हैं, ध्यान से सुनो भाई, है ना। इफ मान लीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 0। तो टो इजिकल टू क्या मिलता है हमारे पास में, आर एफ साइन थीटा, और ये क्या होगा, एन कैप। तो टो इजिकल टू, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो टो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0। इसी टाइप से हमारे पास में क्या बनेगा, केस सेकंड बनेगा। अब केस सेकंड में थीटा बराबर क्या है हमारे पास में, 90, है ना। तो टो बराबर कितना हो जाएगा, आर एफ साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 1। तो टो बराबर कितना हो जाएगा, आर एफ एन कैप, ठीक है ना। ये हमारे पास में ये वैल्यू जो मिलने वाली है, ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास में मैक्सिमम, और ये जो वैल्यू मिलने वाली है ये वैल्यू मिलेगी हमारे पास में मिनिमम, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या मिलेगी भाई हमारे पास में, ये मिनिमम मिलने वाली है, और ये क्या मिलेगी हमारे पास में, मैक्सिमम। अगर बहुत सारे कणों का निकाय आ जाता है, समूह आ जाता है, तो टॉय बराबर क्या लिखोगे, समेशन आई इजिकल टू एन से एन तक आर आई, और ये क्या करोगे तुम, एफ आई, क्रॉस क्या करोगे, एफ आई कर लोगे, ठीक है ना। एन यानी कि कोई सी भी हमारे पास में संख्या हो सकती है, समझ गए। इसके बाद में देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, लिखो इसको जल्दी जल्दी लिखो। ये फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है। लिखो भाई जल्दी से लिखो, ठीक है। यहाँ तक कि जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया ना। इसके बाद में देखते हैं बलाघूर्ण के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो जी, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये पॉइंट पी है, ये आर वेक्टर है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, दिया हुआ है, गिवन दैट एफ वेक्टर की वैल्यू दी हुई है तुम्हारे पास में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये हो गया न्यूटन, ठीक है ना। आर वेक्टर की वैल्यू तुम्हारे लिए दी हुई है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और प्लस हो गया हमारे पास में 4 के कैप मीटर में, ठीक है ना। तो देन कैलकुलेट द टॉय वेक्टर, ठीक है ना। टॉय एफ ओ मान लेते हैं, टॉय एफ ऑफ ओ,
ये कैलकुलेट करना है, आपको अच्छे ढंग से पता है। सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। टो इजिकल टू कितना होता है बच्चों, आर वेक्टर इनटू एफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब आर की वैल्यू आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे करोगे, वेक्टर्स के फॉर्म में पढ़ोगे। आई कैप जे कैप के कैप लिख देते हैं। आई का यानी कि आई कितने हो गए 2, आर वाले का 2 हो जाएगा, पहले आर है, और ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा ये 4, 1 2 और ये 3। ठीक है ना। लास्ट क्लास में अपन ने वेक्टर की मैं बताया था आपके लिए कि जब आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं वो हमारे पास में कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। अब इसमें आप क्या करोगे, आई कैप को लिया, आई कैप की रो और कॉलम क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। 3 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 9, माइनस 4 इंटू 2 8, माइनस का जे कैप बीच में साइन माइनस का, ये वाला भी हट जाएगा। 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, और माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास में 4। इसी टाइप से के कैप के हमारे पास में रो और कॉलम आपस में हट जाएंगे, कितना बचेगा 4 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस का कितना हो जाएगा 3। उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर, यहाँ तक की कोई कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, ठीक है, जब कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसके लिए जो मेथड अप्लाई करने वाले हो वो हमारे पास में कौन सा होगा, वो मेथड होगा हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर, ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन और है जिसको अपन करेंगे। एक मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में आइए एक नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कि मान लीजिए हमारे पास में एक कोई रिजिड है, ये हमारे पास में हिंग को बोलते हैं अपन लटकाने वाला, जिसको अपन जंक्शन कह सकते हैं। यानी कि जैसे आपने किसी वस्तु को पकड़ कर रख रखा है, लटका हुआ है, ठीक है ना, हिंग एज ए कुछ वायर मान सकते हो, इस टाइप से है। इससे अपन ने एक इस तरीके से हमारे पास में एक रॉड थी, उसको अपन ने क्या किया, लटका दिया, ठीक है ना। इसकी लेंथ हमारे पास में 2 मीटर है, इसकी लेंथ हमारे पास में कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। इधर की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको आपने F2 बोल दिया। यहाँ पर एंगल बन रहा है तुम्हारे पास में 37। F1 हमारे पास में नीचे की तरफ लग रहा है, जिसको आपने F1 की वैल्यू है तुम्हारे पास में 20 न्यूटन। क्लियर, इसके बाद में ये H है, ठीक है जी। इसके बाद में बोल रहा है तुमसे ये C हो गया, सेंटर ऑफ मास यानी कि C, ठीक है ना। इसके बाद में बोल रहा है टॉय नेट अबाउट हिंग, टॉय नेट अबाउट हिंग, ये आपके लिए क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब अभी जस्ट अपन ने एक लाइन पढ़ी है, टॉय बराबर क्या होता है, बल इनटू बल के कार्यरत, बल के कार्यरत लंबवत दूरी, ठीक है ना। बल इनटू बल के घूर्णन अक्ष के कार्यरत लंबवत दूरी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में टॉय नेट अबाउट हिंग, ये आपके लिए क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये F37 है, ये तो एक कितना हो जाएगा F2 cos 37 होगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा F2 sin 37 हो जाएगा, ठीक है जी। F2 sin 37 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात। अब यहाँ पे हमारे पास में मान लेते हैं इस तरीके से है, और एक हमारे पास में इस तरीके से है, तो ये भी कितना होगा तुम्हारे पास में 37 होगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 37 हो जाएगा भाई, ये 37 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा लास्ट 3 वाला, ये 53 हो जाएगा। तो ये R1 बराबर कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट लेंथ कितनी है 2, क्योंकि ये लंबवत दूरी हमारे पास में यही तो बन रही है, लंबवत दूरी, क्योंकि बल लगना है F2 की लंबवत दूरी क्या होगी हमारे पास में ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये कितना है हमारे पास में 53, थीटा जिसके साथ में बनता है वो कॉस, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, कंप्लीट लेंथ कितनी है 2 cos 53, 2 cos 53। अब ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए, वो 3 4 5 वाला याद है कि नहीं है भाई, वो उसको याद कर लेना, 3 4 5, ये कितना है 37, ये कितना है 53, और ये कितना है तुम्हारे पास में 90। किसी की वैल्यू निकालो, cos 53 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, आधार बटे कर्ण यानी कि 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/5, ठीक है ना, 2 इंटू 3/5। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 1.2, ठीक है ना।
1.2 के समथिंग हो जाएगा। क्लियर यहाँ से। अब आपको पता है टॉय, टॉय बराबर टॉय निकालना है, तो सबसे पहले टॉय F1 निकालना पड़ेगा हैंगे की रेस्पेक्ट में। अब टॉय F1 की वैल्यू तो आपको पता है ये लग रही, और इसके लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, ये वाली। तो लंबवत दूरी कितनी है हमारे पास में, 2 मीटर। ठीक है ना, लंबवत दूरी कंप्लीट कितनी है, 2 मीटर। लेकिन हमको तो सिर्फ इतनी चाहिए लंबवत दूरी के लिए, तो इतनी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1 मीटर। तो टॉय F1 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, R1 आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा F1 यानी कि 20 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास में 20 न्यूटन। इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, टो F2 निकालेंगे, टो F2H हैंगे के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टो F2H यानी कि R यानी कि 30 यानी कि F2 कितनी वैल्यू लग रही है हमारे पास में, ये लग रहा ना F2 वाला। F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 30 इंटू 1.2। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये टोटल हो जाएगा 36 न्यूटन इंटू मीटर, ये 20। अब इसकी डायरेक्शंस क्या इधर की तरफ है, और F1 वाले की डायरेक्शंस क्या हमारे पास में इधर की तरफ है। जब दोनों की डायरेक्शंस क्या हमारे पास में सेम है, जब दोनों की डायरेक्शंस मतलब एज ए सेम हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, टॉय नेट अबाउट हिंग, टॉय नेट अबाउट हिंग कितना हो जाएगा, 36 माइनस के 20 कितना मिलेगा तुम्हारे पास में, 16 न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर, समझ गए जहाँ तक। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले एक ही दिमाग में कंसेप्ट रखना है, फोर्स। और फोर्स यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी परपेंडिकुलर। और घूर्णन अक्ष क्या है हमारे पास में, ये वाला। इससे क्या होगा, लंबवत डिस्टेंस ही हो गई। तो ये कितनी हो गई, R1, ये F1 हो गया। अब ये R2 की वैल्यू निकालनी है अपन को, इसको R2 मान लेते हैं। तो R2 की वैल्यू निकालनी है, तो F2 हो गया। अब F2 के लंबवत यही तो रहेगा, F2 के लंबवत। तो F2 के लंबवत क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला। क्लियर, समझ गए। क्योंकि ये तो एक खत्म हो जाएगा, F2 cos 37 का तो कोई मतलब नहीं है। कौन घुमाएगा, F2 sin 37, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 30। समझ गए यहाँ तक। लिखो, जल्दी से लिखो भाई। लिख लिया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। एक अच्छा क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। पूरा फोकस बोर्ड पर रखें, ध्यान से सुने। एक अच्छा क्वेश्चन और है। देखो जी, इधर ध्यान देना है। यहाँ पे हमारे पास में मान लीजिए एक इस तरीके से क्या है, चकती है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या बना दी मैंने, चकती बना दी। ठीक है ना, जिस पर एक फोर्स लग रहा है F1। ठीक है ना, ये इसका सेंटर हो गया O। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी तुम्हारे पास में, रेडियस 2m। और ये तुम्हारे पास में क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। ये इधर की तरफ क्या लग रहा है तुम्हारे पास में, F3 लग रहा है। ये तुम्हारे पास में एक एक्सिस हो गया, जिसके बीच का एंगल हो गया तुम्हारे पास में 37। क्लियर, ये 37 एंगल हो गया तुम्हारे पास में। तो ये C हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये तुम्हारे लिए क्या दी हुई है, चकती है। अब एक बात बताओ मुझको, F1 ये R1, इसकी कहानी खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मीटर हो जाएगा, F1 हो जाएगा। F2 दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा इक्वल टू 0, ये खत्म हो जाएगा। अब F3 के लंबवत तुम्हारे पास में इसी तरीके से तो होगा। F3 के लंबवत ये निकल के आएगी, ये तुम्हारे पास में F3 हो जाएगी। और यहाँ से क्या बनेगी ये, अब ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये टोटली कितने होगा तुम्हारे पास में, 2 मीटर हो जाएगा। जब ये 37 है तो ये भी कितना होगा अंदर वाला, ये 37 है तो ये भी कितना होगा भाई, 37 हो जाएगा। क्योंकि एकांतर कोण बन गए ना दोनों, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण बन गए दोनों। तो ये 37 है तो ये भी 37 होगा। और ये कितना हो जाएगा अंदर वाला, ये भी 37 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी हमारे पास में, R1 बराबर 2 cos 37। ठीक है ना, R1 बराबर 2 cos 37 हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमारे पास में पूछ रहा है, ये F1 की डायरेक्शन इधर की तरफ है, F3 की डायरेक्शन हमारे पास में इधर की तरफ है। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है टॉय नेट ऑफ सी,
टॉय नेट ऑफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टॉय F1 ऑफ सी निकालेंगे। टॉय F1 ऑफ सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 2, यानी कि 20। F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हारे पास में 20 न्यूटन, और F3 की वैल्यू दी हुई है तुम्हारे पास में 40 न्यूटन। क्लियर। और F2 की वैल्यू दी हुई है तुम्हारे पास में 10 न्यूटन। तो 20 × 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 40 न्यूटन, ठीक है ना, 40 न्यूटन × मीटर। क्लियर। इसके बाद में टॉय F2 × सी, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास में 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्लियर। इसके बाद में टॉय F3 और ये सी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। एफ की वैल्यू कितनी है 40, और आर की वैल्यू कितनी है 2 cos 37, 2 cos 37, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 के समथिंग आएगी। तो ये कितना हो जाएगा 664 के समथिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टॉय नेट अबाउट सी, यानी कि टॉय नेट ऑफ सी इजिकल टू कितना हो जाएगा 64 माइनस के 40, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 24 न्यूटन इंटू मीटर, और जिसकी डायरेक्शंस क्या रहेगी, ये वाली रहेगी। समझ गए, कोई प्रॉब्लम से नहीं है। बशर्ते आपको एक एक्सिस बनाना है और फोर्स कैलकुलेट करना है कि भाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर हमारे पास में वो डिस्टेंस है, ठीक है ना। आर का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है, और उनका आपस में गुणा कर देना है और आंसर आ जाएगा। क्लियर। लिखो भाई। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप कर सकते हो ना। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद में आता है हमारे पास है प्रॉब्लम्स और ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि साम्यावस्था की समस्याएं। साम्यावस्था में दो ही बातें याद रखनी है, एक टॉय नेट का मान 4 से 0 होने वाला है, और एक एफ नेट का फोर्सेज हमारे पास में 0 होने वाला है। दोनों फोर्सेज हमारे पास में क्या होंगे, 0 होंगे, टॉय वाला भी और एक हमारे पास में एफ वाला भी। प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अच्छा है, ध्यान दो इधर। प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, साम्यावस्था की समस्या है, साम्यावस्था की समस्या, ठीक है ना। साम्यावस्था की समस्या में हमारे पास में दो टाइप की मोशन पड़ी थी। एक ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि स्थानांतरित गति, जिसमें एफ नेट की वैल्यू क्या होगी 0, ये हमारे पास में स्थानांतरीय क्या है, गति है। और एक हमारे पास में रोटेशनल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर टॉय नेट की क्या हो जाएगी 0, जिसको अपन क्या कहेंगे, घूर्णन गति। दो टाइप की गति है हमारे पास में, स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति। स्थानांतरीय गति में वस्तु कोई भी बॉडीज है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चली जाती है, और घूर्णन में कोई बॉडीज है अपने ही एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट करती है किसी भी बिंदु के सापेक्ष, किसी भी बिंदु के सापेक्ष, किसी भी बिंदु के सापेक्ष। चलिए जी, एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि हमारे पास में इस टाइप से एक रिजिड बेस है, जिससे अपन ने एक रॉड को इस तरीके से क्या किया, लटका दिया। ये तुम्हारे पास में T1 है, ये तुम्हारे पास में क्या है T2 है, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास में M है, कैपिटल L क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है ना। तो इसकी वेट है, तो नीचे की तरफ क्या लगने वाला है mg, ये कितनी हो जाएगी L/2, और ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में L/2 होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है वो साम्यावस्था में दोनों रस्सियों में, साम्यावस्था में दोनों रस्सियों में तनाव ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, साम्यावस्था में दोनों रस्सियों में तनाव ज्ञात करो, यानी कि T1 और T2 की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। जस्ट अपन अब क्या करेंगे, खुद बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। करने के लिए कुछ भी नहीं है कि एफ नेट का साम्यावस्था में क्या होता है, साम्यावस्था में एफ नेट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, एफ नेट की वैल्यू क्या होगी 0। जब साम्यावस्था में एफ नेट की वैल्यू 0 होगी, तो आप इसको कैसे लिखोगे, T1 + T2 बराबर क्या लिख दो, mg लिख दोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इक्वेशन नंबर के क्या हो जाएगा फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, T1 + T2 बराबर क्या लिख दोगे अपन, 0 लिख देंगे। इसके बाद में टॉय नेट की वैल्यू भी क्या है तुम्हारे पास में 0 है। अब टॉय नेट की वैल्यू 0 है,
टॉय नेट की वैल्यू क्या करोगे 0, तो यहाँ पर कितने बनने वाला है T1 इंटू L/2। T1 भी तो एक तरीके का फोर्स है, T1 इंटू L/2 माइनस के T2 इंटू L/2, यानी कि T1 इंटू L/2 माइनस के T2 इंटू L/2 बराबर क्या करोगे तुम 0, बराबर 0 कर दोगे, दोनों को इक्वल करोगे, T1 बराबर की क्या हो जाएगा T2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड का अप्लाई करोगे फर्स्ट में तो कितना मिलेगा 2T1, 2T1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में mg, और T1 बराबर क्या मिलेगा तुम्हारे पास में mg अपॉन हमारे पास में 2। इसी टाइप से T1 अपॉन T1 की वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन 2। इसी टाइप से T2 की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी हमारे पास में mg अपॉन 2, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है इक्वल हैं। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक, कोई समस्या? इसके बाद में देखो, अच्छा क्वेश्चन था, लिख लिया। इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में और क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसको तुम खुद करोगे। ये वाला क्वेश्चंस तुम खुद करोगे, है ना, मैं नहीं करवाऊंगा। देखो जी, साम्यावस्था में दोनों रस्सियों में तनाव, मान लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर वही एक रॉड लटका दी अपन ने इस तरीके से, ये T1 हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया T2 हो गया। वही सेम M और L, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ क्या लगेगा mg लग जाएगा भाई, ठीक है ना। ये इसका क्या है ml है, ये m और कैपिटल क्या l क्या हो गई लेंथ हो गई। इसका सेंटर ऑफ मास है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में L/2। यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, खुद को मान लेते हैं, जिसका मास भी हमारे पास में क्या है m है, तो ये नीचे की तरफ क्या लगने वाला है mg लगने वाला है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में L/6 होगी। ये लेंथ कितनी होगी भाई, ये लेंथ हो जाएगी तुम्हारे पास में L/6, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में L/2। क्लियर। अब ये फोर्सेज की डायरेक्शन से इधर की तरफ है, इस फोर्सेज की डायरेक्शन से इधर की तरफ है, और इस फोर्स की डायरेक्शन से हमारे पास में इसकी तरफ है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको बता रहा हूँ, खुद करने की कोशिश करना है। सॉल्यूशन पूरा तो बता दिया, ठीक है ना। बच्चा क्या रहा है, एफ नेट इजगल टू क्या होता है हमारे पास में 0। जब एफ नेट इजगल टू 0 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, T1 प्लस T2 बराबर 2 है, तो 2mg इक्वेशन नंबर के क्या हो जाएगा फर्स्ट। जब टॉय नेट इजगल टू क्या है तुम्हारे पास में 0, तो आप कैसे लिखोगे T1 इंटू L/2, T1 इंटू L/2 करोगे, T1 इंटू क्या करोगे L/2 प्लस एम जी इंटू L/6 माइनस T2 इंटू L/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। दोनों इक्वेशन आ गई, उसके बाद में आप क्या करोगे, खुद ही क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर, कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई, कर लेंगे ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, T1 और T2 के मान कैलकुलेट कर लोगे आपस में इक्वल कर करा के, ठीक है। इसके बाद में देखो एक अच्छा क्वेश्चन और है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लिख लिया क्या ये? इसके बाद में देखें, मान लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके की एक रॉड है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास में इस टाइप से रॉड है, जो कि एक इस रिजिड आधार से जुड़ रही है, और एक हमारे पास में इस आधार से यहाँ पर रखी हुई है, वो इसकी द्रव्यमान रहित है, ठीक है ना। है ना, द्रव्यमान रहित है, और ये टच है कर रहा है तो ऊपर लगेगा N1, इधर लगेगा N2, ठीक है ना। वही मास वगैरह सब कुछ है M, और ये हमारे पास में क्या हो गया L, ये M हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया L, ठीक है जी। ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में L/2, ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई
2, बाकी की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, कंप्लीट L/2 होगी, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये लड़का खड़ा हुआ है, ले भाई ये लड़का तुमने बना दिया, तो नीचे की तरफ क्या लगने वाला है, mg लगेगा, नीचे की तरफ mg लग जाएगा। सेंटर ऑफ मास की वजह से भी नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। पूछ रहा है साम्यावस्था में, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में n1 व n2 के मान, साम्यावस्था में n1 व n2 के मान बताओ। साम्यावस्था में n1 व n2 के मान ज्ञात करो। कैसे करोगे, वही सेम प्रोसीजर है हमारे पास में। एफ नेट इजकल टू क्या है तुम्हारे पास में, 0, ठीक है ना। एफ नेट इजकल टू क्या है तुम्हारे पास में, 0 है। n1 इधर की तरफ लग रहा है, n2 हमारे पास में इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। mg हमारे पास में इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। करो कैलकुलेट, कर लेंगे क्या या करवाऊँ, तो एफ नेट बराबर यानी कि 2mg बराबर क्या हो जाएगा, n1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास में n2, n1 प्लस n2 इक्वेशन नंबर के कैलकुलेट कर दोगे, फर्स्ट कर दोगे। इसी टाइप से टॉय नेट बराबर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। क्षण के cm के सापेक्ष यानी कि n1 L/2 माइनस n1 L/2 माइनस के mg L/3 और माइनस के क्या करोगे n2 L/6 बराबर क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में आंसर निकाल लेना है। क्लियर, कर सकते हो, कोई समस्या थोड़ी है, कर लेंगे ना। इसके बाद में देखो भाई नेक्स्ट मैकेनिकल लीनियर प्रॉब्लम्स कर सकते हो। एक लड़का खड़ा है, उसका मास लग जाएगा mg, उसके बाद में तो तुम L/2 है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस निकाल लेना, ये कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, ये L/6 होगी भाई, ये L/6 हो जाएगी, ठीक है। ये L/6, ये कितनी बचेगी L/3 हो जाएगी, ये कितनी बचेगी फिर वही L/6 और ये कितनी बच जाएगी L/3। क्लियर, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनको ध्यान से सुनते जाएं। मैकेनिकल लाइनर, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास में एक इस तरीके से कोई रॉड है, ठीक है ना, जिस पर एक फोर्स लग रहा है F1, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तुम्हारे पास में F2। क्लियर, यहाँ पर एक इस तरीके से अपन ने क्या किया, इसको लटका दिया, ऊपर की तरफ लग गया नॉर्मल, ठीक है जी। ये डिस्टेंस मान ली तुमने d1 और बाकी की डिस्टेंस मान ली तुमने d2, ठीक है। इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F1, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F2। अब द्रव्यमान रहित है, मासलेस है, इसको क्या मानना है, मासलेस, इसको मानना भाई मासलेस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, F1 d1 बराबर क्या हो जाएगा F2 d2, किस में, इक्विलिब्रियम स्टेज में, साम्यावस्था की स्थिति में। साम्यावस्था की स्थिति में F1 d1 बराबर F2 d2 हो जाएगा हमारे पास में, जिसको आप कैसे लिखोगे, F1 अपॉन F2 बराबर क्या लिख दोगे, d2 अपॉन क्या लिख दोगे, d1 लिख दोगे, ठीक है ना। यही क्या है तुम्हारे पास में मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ है। इसी को अपन यांत्रिक लाभ या यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, यानी कि मैकेनिकल लाइनर कहेंगे, ठीक है ना। इस टाइप से अगर आपके पास में किसी भी क्वेश्चंस का फॉर्मेट आ जाता है तो उसको इस टाइप से सॉल्व करना है। क्लियर, अगर इस टाइप के से आपके पास में कोई किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा तो आप इसको इस तरीके से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अब इसके बेस पर क्वेश्चंस हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं फॉल्स वेटिंग बैलेंस, एक गलत तरीके से कोई बैलेंसिंग की हुई है, तो उसमें हमारे पास में W के मान ज्ञात करें जिससे कि उसकी जो बैलेंसिंग है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है ना। उस W का मान ज्ञात करें जिससे कि उसकी बैलेंसिंग क्या हो जाए, हमारे पास में इक्वल हो जाए। एक बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझको, कि अगर ऐसा भी होगा कभी कभी कि जो जिससे कि तुम्हारी समझ में कम आएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं करना है कि वीडियोज़ को बंद किया, मोबाइल बंद किया, साइड में हट गए या फिर यूट्यूब पर और कुछ देखने लग गए। ऐसा करने से फिजिक्स समझ में आने वाली नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहले तो फिजिक्स समझने के लिए, फिजिक्स को सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लेक्चर हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, आज का लेक्चर, आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा कम समझ में आए, या फिर हो सकता है समझ में तो आए लेकिन वो ज़्यादा देर टिके नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। कभी कभी क्या चीज़ें तो समझ में बहुत अच्छे ढंग से आती हैं लेकिन उससे उसके क्वेश्चन नहीं हो पाते। इसका मतलब क्या है कि हमने उसकी घर पे जा करके प्रैक्टिस नहीं की।
अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वीडियो को देखें, उसके नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद में उसको अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको वीडियो को फिर से देखें, फिर से देखने के बाद में और भी कोई प्रॉब्लम्स रह जाती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अपना खुद का टेलीग्राम चैनल है आर विथ फिजिक्स के नाम से, वहाँ पर जा कर के आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी जैसे डालने लग जाऊँगा, आर अमित फिजिक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जाएँ। आपके पास में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, मैंने लास्ट की क्लासेज में बताया हुआ है 9636239324, वहाँ पर भी जा कर के आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक तुमको सीखने की जिज्ञासा या जोश जुनून उत्पन्न नहीं होगा ना, मैं चाहे कितना भी कुछ भी कहूँ, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, कोई फर्क आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आजकल के वीडियो जो लेक्चर आने वाले हैं वो थोड़े से कम समझ में आएंगे, लेकिन उसको थोड़ा समझने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आराम से मस्त तरीके से तैयारी करें और पूरा फोकस ध्यान से रखें, ठीक है जी। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में फॉल्स वेटिंग बैलेंस, अच्छी प्रॉब्लम है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक W1 यहाँ पर लटका दिया अपन ने, एक रोड है जिसकी कंप्लीट डिस्टेंस तुम्हारे पास में कैपिटल डी है, यहाँ पर क्या लटका दिया, W1 लटका दिया, यहाँ पर क्या लटका दिया, W2 लटका दिया, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास में ये दे दी तुम्हारे पास में x1 x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ये कितना बचेगा, d माइनस के x बच जाएगा, ये d माइनस के x हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी W1x बराबर W d माइनस के x, इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास है फर्स्ट। इसी टाइप से अब इस बार क्या करेंगे अपन, W को इधर लटका देंगे, यहाँ पर क्या लटका देंगे, W2 लटका देंगे, ठीक है। ये D क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई, ये इस तरीके से है। इसको अगर आपने x माना हुआ है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, d माइनस के x हो जाएगा। तो W ये कितना होगा भाई, W x, और ये कितना होगा, WX बराबर हमारे पास में W2 कितना हो जाएगा, W2 d माइनस के x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का क्या करेंगे, भाग देंगे। फर्स्ट कितनी है, W1x अपॉन WX बराबर W d माइनस के x, और ये कितना हो जाएगा, W2 d माइनस के x, ये आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो W स्क्वायर बराबर W1 W2, यहाँ पर हमारे पास में जो वेट है उसका मान आएगा रूट के अंदर W1 W2, बैलेंसिंग करने के लिए ये हमारे पास में आने वाला है। समझ गए ना, पूरे ध्यान से एक बार फिर से सुनो कि फॉल्स वेटिंग बैलेंस, अगर गलत तरीके से अपन ने किसी भी बैलेंस को किया हुआ है, बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है, तो कितना वेट लगाएं जिससे कि उसकी बैलेंसिंग हो जाए, यानी कि बीच में कितना वेट डालें जिससे कि उसका बैलेंस हो जाए, उसके लिए अपन को करना पड़ेगा W बराबर रूट के अंदर W1 और W2। क्लियर, लिखो जल्दी से लिखो भाई। इसके बाद में दो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कोशिश करेंगे सीखने की, ठीक है ना। पूरा फोकस बोर्ड पर रखें, पूरे ध्यान से सुनना है, ठीक है जी। मान लेते हैं ये अपन ने हिंग लगा दिया, ठीक है ना। इसको इस तरीके से, इसकी डिस्टेंस तुम्हारे लिए 2 मीटर दी हुई है, ठीक है ना। इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F2, यहाँ पर एंगल बन रहा है 37, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई है F1, जिसको आपने बोल दिया 20 न्यूटन। ये डिस्टेंस तुमने 1 मीटर माना है, ठीक है जी। बाकी का डिस्टेंस 1 मीटर बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F1 इधर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है और F2 भी हमारे पास में इधर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। कैलकुलेट साम्यावस्था में, क्वेश्चन ढंग से समझ लेना, साम्यावस्था में F2 का मान ज्ञात करें, F2 का मान ज्ञात, F2 का मान बताओ, ठीक है ना। पहले तो ये वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखो,
दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास में साथ ही हिंग रिएक्शन बताओ। साथ ही हिंग रिएक्शन के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो ध्यान से सुने। मान लेते हैं हमारे पास में F2 है, तो ये कितना हो जाएगा F2 cos 37। ऊपर की तरफ फोर्स और लगेगा जिसको आप कहते हो क्या कहोगे F2 sin 37। क्या बोलोगे भाई F2 sin 37, ठीक है। ऊपर वाले को बोल दोगे F2 sin 37, नीचे वाले को बोल दोगे F2 cos 37, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में F2 वाला लिख दिया है। लिखने के बाद में अब आपको अच्छे ढंग से पता ही है, सबसे पहले क्या लिखोगे टो नेट। तो टो नेट बराबर क्या होगा तुम्हारे पास में 0 हो जाएगा। टो नेट बराबर 0 अबाउट हिंग, क्योंकि साम्यावस्था की स्थिति में टो नेट और एफ नेट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 0 होती है। तो अब इसके लिए क्या करोगे F1 इंटू 1, ठीक है ना। F1 इंटू 1, ठीक है ना, ख़त्म। माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा F2 cos sin 37, F2 sin 37, F2 sin 37, F2 sin 37 इंटू कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है 2, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 0। तो ये कितना हो जाएगा 20 बराबर F2 इंटू 3/5 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास में 2, ठीक है ना। यहाँ से क्या करोगे F2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ जाएगा 50/3 न्यूटन, ठीक है ना। क्योंकि F1 का मान 20 है, इनकी 1 है, तो F2 का मान कितना आ गया हमारे पास में 50 न्यूटन। अब इसके बाद में एक बात बताओ मुझको, जितने फोर्सेज इस सिरे पर अप्लाई हो रहे हैं उतने ही फोर्सेज इधर की तरफ अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है ना। होंगे कि नहीं होंगे भाई F2। अब F2 का मान एक के लिए तो कितना आ गया तुम्हारे पास में 50 न्यूटन, 50/3, ठीक है ना। और 50/3 sin 37, तो टोटली कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास में 3/5 होने वाला है, ठीक है। ध्यान से सुनो। अब पूछ रहा है वो कि हिंग की रिएक्शंस क्या होगी। जैसे ये तुम्हारे पास में इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में F2 लग रहा है इधर की तरफ। अब F2 cos 37, तो F2 cos 37, F2 cos 37 यानी कि 4/5। तो कितना हो जाएगा cos 37 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 4/5। तो इसको कितना लिखोगे 50/3 इंटू 4/5, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलने वाला है हमारे पास में 50/3 न्यूटन, क्लियर। और F2 की वैल्यू भी कितनी मिलने वाली है, F2 की वैल्यू मिलने वाली है 50/3 इंटू कितना मिलेगा हमारे पास में cos sin 37 की वैल्यू कितनी होगी 3/5, है ना। तो कितना मिल जाएगा हमारे पास में लगभग 10 न्यूटन, ठीक है ना, 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना मिल जाएगा 10 न्यूटन। ये 3/5 है, 3 से 3 कट जाएगा 10 न्यूटन, तो क्या बन गया F2। अब जितना इधर की तरफ अप्लाई हो रहा है उधर उतना ही 10 न्यूटन तो ये लग गया, ठीक है ना। और इधर की तरफ ये कितना लग रहा है 40/3। तो इसका रिजल्टेंट रिएक्शन कितनी होगी R। तो R बराबर कितना लिखूंगा मैं 10 का स्क्वायर प्लस 40/3 का क्या करोगे तुम स्क्वायर कर दोगे, यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में आने वाला है हिंग की रिएक्शंस कितनी होगी अगर तुम्हारे पास में F2 का मान निकाल लिया। क्योंकि जितना फोर्स इधर की तरफ लग रहा है उतना ही इधर की तरफ लगेगा, जितना ऊपर की तरफ लग रहा है यानी कि F2 वाला उतना ही इधर की तरफ लगने वाला है। और इन दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट, तभी तो दोनों एक दूसरे को साम्यावस्था में कर पाएंगे, वरना साम्यावस्था में रह ही नहीं पाएंगे। समझ गए, लिखो। लिख लिया। एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है।
ठीक है जी, एक अच्छा क्वेश्चन और है। मान लीजिए ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अपन ने किसी रोड को रख दिया। ठीक है जी, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जिसको आपने बोल दिया N2, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसको आपने बोल दिया N1। इसकी M है मास और लेंथ है L। ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ मास लगने वाला है जो कि क्या हो जाएगा mg होगा। ये एंगल कितना रहेगा थीटा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2, तो ये कितना हो जाएगा L/2 cos थीटा। अब ये टोटली हमारे पास में L/2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में कितना होगा थीटा होगा। ये भी कितना होगा भाई थीटा होगा। कंप्लीट लेंथ कितनी है L, तो ये N2 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में L cos थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा L sin थीटा। ये कंप्लीट लेंथ, ये वाली कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास में L sin थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास में पूछ रहा है वो, ये इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, ये हो गया C। अब ये स्मूथ सरफेस है और ये तुम्हारे पास में क्या है रफ सरफेस है। ठीक है, साम्यावस्था के लिए म्यू साम्यावस्था के लिए म्यू मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करो। म्यू क्या है तुम्हारे पास में एज ए घर्षण गुणांक है जिसको आप जानते ही हो। अब एक बात बताओ, N1 इजकल टू कितना हो जाएगा, N1 इजकल टू हो जाएगा हमारे पास में NV। N1 ये लग रहा है mg की तरफ लग रहा है, तो N1 बराबर mg। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा फर्स्ट। और एक दूसरा F मैक्सिमम इज ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में N2। ये कितना हो जाएगा N2, ये कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब F मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकता हूँ म्यू N1, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में N2। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में N2 म्यू N1, और ये हो गया तुम्हारे पास में N2। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना है। अब टॉय नेट बराबर क्या होता है भाई, टॉय नेट बराबर कितना होता है हमारे पास में 0 C के सापेक्ष। तो अब क्या करना है, mg L/2 cos थीटा माइनस के N2 L sin थीटा, माइनस के N2 L sin थीटा। ठीक है ना, क्या करेंगे mg L/2 cos थीटा, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है L/2 है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, और एक लग रहा है तुम्हारे पास में N2, क्योंकि इस वाले के लिए यही निकालना है ना अपन को। तो ये कितना लग जाएगा माइनस के N2 L cos थीटा बराबर कितना हो गया 0। ठीक है ना, N2 L sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर sin थीटा आ जाएगा N2 L sin थीटा। एक वाले के लिए तो ये लग रहा है ना। उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे सॉल्व करके। जब N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो इस इक्वेशन में मान रख देंगे जहाँ से N1 का मान आ गया। N1 का मान अपन ने निकाल लिया, कितना आया mg। N2 का मान निकाल लोगे, N1 का मान निकाल लोगे, और म्यू N1 बराबर इज ग्रेटर देन N2। यहाँ से क्या करोगे आप, म्यू का मान कैलकुलेट कर लोगे। किसका मान कर लोगे कैलकुलेट, म्यू का मान कैलकुलेट कर लोगे। मान लीजिए कि हमारे पास में एक रॉड थी जिसका मास कैपिटल M, लेंथ है स्मॉल l। ठीक है ना, एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा। ये N2 लग रहा है, टच कर रहा है, विलंबत बल क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा। ये टच कर रहा है, इसका विलंबत कितना हो जाएगा N1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा L/2 cos थीटा, ये कितना हो जाएगा L/2 sin थीटा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो ये कंप्लीट लेंथ है L cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा L sin थीटा। ठीक है, कर लोगे ना। साम्यावस्था में म्यू मिनिमम का मान पूछ रहा है, N1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, और F मैक्सिमम इज ग्रेटर देन N2 म्यू N1, और ये N2। ठीक है ना, टॉय नेट यहाँ से हमारे पास में म्यू का मान आ गया। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या। ये तुम्हारे पास में बलागुण की जो कहानी है वो अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया बलागुण के बारे में। इसके बेस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कशन कर लिया है। अब इसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है ना, इसके बाद में आने वाला है हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक अच्छा टॉपिक है जिसमें अपन चकती, बलय, खोखला बेलन, खोखला गोला, समांतर अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय, इन सभी बातों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जड़ता को। ठीक है, समझ गए। घर पर रहें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, राधे राधे, शुक्रिया, जय हिंद।